हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जल्दी से आइए दोस्तों, शुरू किया जाए आज की क्लास। और आज होगी आप सभी की टेस्ट नंबर आपकी 18 दोस्तों। इसके पहले 17 टेस्ट आपका हो गया है और डीएलएड का भी बहुत सारा टेस्ट, लगभग 10-12 टेस्ट डीएलएड का हुआ है और कुछ आपका समान अध्ययन का हुआ है। आज जो टेस्ट होगा वो समान अध्ययन का आपका टेस्ट होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर 75 प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है। मैथ रीजनिंग को आपको खुद बनाना है, वो मैं आप लोग को स्किप कर दूंगा, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। रीजनिंग भी है, करेंट अफेयर भी है ना, और साइंस भी है, आर्ट्स भी है। सभी सेक्शन को यहाँ पर लेकर के चले हैं, जिस अनुसार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सिलेबस के अनुसार। ठीक है। और डेली जो आपकी टेस्ट होती है, वो क्लास होती है, वो रात में 9 बजे से होती है, डेली लाइव क्लास। ठीक है। तो 9 बजे से लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक भी सवाल आपका नहीं छूटना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप ध्यान रखना है। डेली आपकी क्लास 9 बजे से होती है, तो 9 बजे से बिल्कुल आपको आ जाना है ना। और तो शुरू किया जाए आज की क्लास, जिसमें देखिए मैथ पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आप लोग को करवाया था, जिसमें पार्ट 2 में आप लोग को डीएलएड करवाया गया था। पार्ट 1 में क्या था, मैं आप लोग को बताया था कि समान अध्ययन है, और समान अध्ययन में आप लोग को मैथ भी रहेगा, 10-15 मैथ पूछ सकता है और 5-7 आपका रीजनिंग पूछ सकता है, यानी कि 20 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग मैथ मिला के आपको पूछेगा। और काफ़ी आसान सवाल रहेगा, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहेगा। ये भी जो दिया गया है यहाँ पर काफ़ी आसान ही है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। आप इसको जरूर बनाइएगा और प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और रीजनिंग भी दिया गया है ना, रीजनिंग भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये सब रीजनिंग बहुत आसान है, बन जाएगा है ना। और शुरू किया जाए आज की। देखिए 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रीजनिंग और मैथ का। ठीक है। तो 20 के बाद 21 से हम लोग चलिए शुरू करते हैं समान अध्ययन का। इसको बनाने का आप लोग जरूर प्रयास करना है। इसका आंसर मैं नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से आप आंसर मिला लीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में, और करेंट अफेयर भी दोस्तों इसमें शामिल है आपका, है ना। करेंट अफेयर भी है। करेंट अफेयर भी लगभग आपको एग्जाम में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन और मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। 5 से 10 के बीच में आपको एग्जाम में करेंट अफेयर भी पूछेगा, है ना। तो करेंट अफेयर को भी थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, पिछले 1 साल का। ठीक है। पिछले 1 साल का ही आपको करेंट अफेयर पूछता है, और 1 साल का आप वार्षिकांक खरीद लीजिएगा, उसको आप जरूर पढ़िएगा। और जो महत्वपूर्ण है वो हम भी कुछ कुछ करवा देंगे, है ना, और कुछ कुछ अपने से भी पढ़ते रहना है। ठीक है। तो आज का 21 नंबर सवाल है कि हाल ही में पर्पल फेस्ट आयोजन किसके लिए आयोजित किया गया है? बताइए दोस्तों, पर्पल फेस्ट आयोजन किसके लिए किया गया है? देखिए पर्पल फेस्ट आयोजन ऑप्शन दिया गया है दिव्यांग जन, कैंसर रोगी के लिए, कुष्ठ रोगी के लिए, मलेरिया रोगी के लिए, एक से अधिक, एक से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पर्पल फेस्ट आयोजन किया गया है, और ये सरकार के द्वारा जो किया गया है, ये किया गया है गोवा में, है ना। कहाँ किया गया था? ये गोवा में किया गया था। और दोस्तों ये पहली बार हुआ है ना। तो पहली बार ये 2024 में हुआ है, और ये किया गया है दिव्यांग जन के लिए। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो दिव्यांग जन के लिए हो जाएगा, है ना। पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ है दिव्यांग जन के लिए, और ये देश का प्रथम पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ था 2024 में, है ना। जनवरी 2024 में हुआ है। तो ये करेंट अफेयर भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर की, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विज्ञान दिवस तो सबको पता है कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक कितने तारीख को? 28 फरवरी को, है ना। प्रत्येक 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आप लोग को बताया गया है। मैं फिर से बता देता हूं कि भारत के जो महान वैज्ञानिक थे, जिनका क्या नाम था? सीवी रमन, है ना। क्या नाम था जिनका दोस्तों? तो भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन, याद रखिएगा, सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव का खोज किया था। ठीक है। सीवी रमन के द्वारा ही रमन प्रभाव की खोज की गई थी, और इसीलिए, है ना, 1930 ईस्वी में उनको
नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए। और ये कब खोजे थे रमन प्रभाव का खोज? 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विज्ञान दिवस। ठीक ना, ये चीज आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम बताना है। ऑप्शन है दूरदर्शन, होमोसेप एटम, सूर्यांश, विक्रांत। तो इसका नाम है दोस्तों होमोसेप एटम। क्या नाम है इसका? होमोसेप एटम नाम है इसका, जो भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है। ठीक है, इस रोबोट का नाम है ना। और देश भर में मैला ढोने की जो प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार का ये पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम बनाया गया है। याद रखना है ना, ये पहला बनाया गया है ताकि जो मैला ढोने की प्रथा भी प्रचलित है कहीं कहीं दोस्तों, उसको समाप्त किया जाए। और ये जो बनाया गया है रोबोट को, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो याद रखिएगा IIT है ना, IIT मद्रास ने, IIT मद्रास, याद रखिएगा IIT मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम को बनाया है। तो ये IIT मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है, ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? बताइए दोस्तों, काफी बढ़िया प्रश्न है ना। ये जून 2023 की है और आप सभी की जो एग्जाम होगी वो 13 जून को होगी, है ना। 13 जून को डेट दे दिया है, तो एकदम भाई साहब लगे रहिएगा, है ना, छोड़िएगा नहीं, ठीक ना। तो ये जून 23 से लेकर के जून 2024 तक के करंट अफेयर को आपको देखना है, ठीक है। तो जून 2023 को भुवनेश्वर में हुआ था कलिंगा स्टेडियम में फुटबॉल टीम ने दोस्तों किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता था? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर लेबनान। आंसर हो जाएगा लेबनान को हरा करके जीता था आपका दोस्तों, है ना, लेबनान को हराकर, ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। और अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? बताइए तो, अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 का किसने जीता? तो ये जीता था आपका उरुग्वे ने इटली को हरा करके। अंडर 20 विश्व कप जो जीता है वो उरुग्वे ने जीता है इटली को हरा करके। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर कि भारत को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिक्स है कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा, चंद्रयान वाला, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ये दोस्तों हुआ था, डेट आपसे पूछ रहा है कि वो डेट क्या था जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया था। देखिए ये डेट याद रखिएगा, 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था भाई? तो अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे इस बार, है ना, बीपीएससी ट्री 1 का जो एग्जाम था TRE1, बीपीएससी TRE1 का, तो 23 तारीख को हम लोग थे मुजफ्फरपुर में और 24 तारीख से एग्जाम था, है ना। और उसी समय ये हुआ था, तो हमको याद आ गया कि ये हुआ था 23 अगस्त 2023 को, याद रखिएगा। अगर बीपीएससी TRE1 दिए होंगे ना तो एग्जाम था 24, 25 और 26 था। तो 23 तारीख को हम लोग मुजफ्फरपुर में थे और उसी समय ये लैंडिंग हुआ था, हम लोग वहाँ मोबाइल में देखे थे, याद है? हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं, 23 अगस्त 2023 को।
और इसके पूर्व कौन कौन से देश जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है दोस्तों? तो इसके पहले जो है रूस है, अमेरिका है और चीन है। ये 3 देश हमसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, रूस, अमेरिका और एक है चीन। ये तीनों देश भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को, है ना। लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को जाकर के इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग किया था दोस्तों चंद्रमा पर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? जी हाँ, जो देश में कालाजार, जो बुखार होता है ना कालाजार, उसको खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसको रखा गया है 2025, 30, 23 या 27। क्या होगा आंसर दोस्तों? तो कालाजार को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक, 2023 तक देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। 23 तक ही था दोस्तों, है ना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत सरकार का लक्ष्य जो है 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। और अगर पूछे कालाजार कब तक? 2023। और मलेरिया कब तक, है ना। मलेरिया जो है, मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कह रहा है 27 नंबर, ठीक है। ये नंबर भी आपको दिया गया है जहां से आप समान अध्ययन DLED का आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है जहां आप मैसेज करके ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 कि शतरंज जो है विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? बताइए, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? 27 का क्या होगा? देखिए, शतरंज विश्व कप 2023 फाइनल में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंद को हराकर यह खिताब जीता था। तो ये खिताब जो जीता है मैग्नस कार्लसन, है ना, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। इनका नाम है आपका मैग्नस कार्लसन। ये जीते थे आपको शतरंज का खिताब, याद रखना है। और ये कहाँ के थे दोस्तों? नॉर्वे के थे, है ना। और ये भारत के आर प्रज्ञानंदन को हरा करके जीते थे। तो उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको हरा करके जीते थे? तो आर प्रज्ञानंदन को, ठीक है। आर प्रज्ञानंदन को ये हरा करके जीते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर की विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल है। इस पर भी कई विवाद हो चुके हैं कि विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान जो है दोस्तों, ये आपको आ गया है अब पहला, है ना। ये आ गया है पहला, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। भारत का स्थान आ गया है अब पहला विश्व के जनसंख्या में। और पहला हो गया भारत, दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा हो जाएगा अमेरिका, चौथा हो जाएगा इंडोनेशिया और पांचवा हो जाएगा पाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। वर्तमान भारत की जो जनसंख्या वो कितनी पहुंच गई है? तो वर्तमान भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों 142.86 करोड़। सोच लो कितना जनसंख्या बढ़ गया भाई। और जो चीन की जनसंख्या है, चीन की जनसंख्या कितनी है? 142.57 करोड़। तो भैया इस पर कंट्रोल लगाइएगा, है ना। इस पर कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है ना। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने वाला है। समस्या तो उत्पन्न हो ही गया है ना, और भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन की परियोजना के निदेशक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्योंकि सूर्य के अध्ययन करने के लिए भी लॉन्च किया गया है दोस्तों, है ना। सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन की परियोजना के निदेशक पूछ रहा है, निदेशक कौन थे, कभी कभी पूछ देगा दोस्तों कि उस मिशन का क्या नाम था, तो आदित्य L1 याद रखना है। उनके निदेशक कौन थे, तो निदेशक का नाम था दोस्तों निगार साजी। क्या नाम था, निगार साजी उनका नाम था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब लॉन्च किया गया था ये भी आपको याद रखना है, 2 सितंबर 2023 को, है ना। तो आदित्य L1 जो मिशन है दोस्तों, परियोजना का जो उद्देश्य है कि आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर और सौर उत्सर्जन, सौर तूफान और सौर प्रज्वाल तथा कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करेगा। तो इतने सारे चीजों का ये अध्ययन करने के लिए भेजा गया है और पूरे समय सूर्य की इमेजिंग भी करेगा, ठीक है। तो इस मिशन, यह जो मिशन है इसरो द्वारा भेजा गया है ना। L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य कितना दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर, है ना। और आदित्य L1 इस कक्षा में लगातार सूर्य का अवलोकन करते रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर कि गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। देखिए करेंट अफेयर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम करेंट अफेयर भी आप लोग को लगभग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो अगला प्रश्न जो है कि गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी, बताइए दोस्तों। बिहार सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है गरीबी को कम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जीविका। नाम तो सुने ही होंगे, जीविका, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, जीविका। तो गरीबी कम करने के लिए जीविका शुरू किया गया था। जीविका क्या है दोस्तों, तो जीविका जो है ना बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा इसको सहायता मिलता है और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्व प्रबंधित सामुदायिक संस्थान बनाकर और अस्थायी आजीविका के माध्यम से आय में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबी को सशक्त बनाना है, ठीक है। इस योजना का शुरुआत कब किया गया था, तो वर्ष 2006-07 में बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है 2006-07 में इस योजना की शुरुआत हुई थी आजीविका की, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, साइंस का सवाल है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, पास्कल है, फैराड है, वेबर है या टेस्ला है। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है आपका वेबर। क्या होती है, वेबर होती है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, है ना। और कुछ और भी भौतिक राशियां हैं और एसआई मात्रक आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि विद्युत धारिता, है ना। बताइए तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्या होता है, फैराडे, है ना, फैराडे विद्युत धारिता। अगला है ज्योति फ्लक्स का, मैंने अभी बता दिया। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है आपका एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है ना। और इकाई होता है वेबर, है ना। विद्युत का कितना कूलॉम मीटर होता है, ठीक है। चुंबकीय इंडक्शन का टेस्ला होता है। चुंबकीय तीव्रता का एम्पियर मीटर होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। बताइए प्रकाश के अपवर्तन का कारण कौन बनता है। ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन, यही अपवर्तन का कारण बनता है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन, है ना, यही कारण बनता है प्रकाश के अपवर्तन का। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश जो है ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से गमन करता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन के कारण उसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विक्षेपण का कारण है। बताइए दोस्तों विक्षेपण का कारण कौन है, अपवर्तन है, परावर्तन है
कुल आंतरिक प्रतिबिंब है या फिर अनुरणन है? क्या होगा? विक्षेपण का कारण कौन सा है? तो अपवर्तन जो है विक्षेपण का कारण बनता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन, है ना। अपवर्तन जो है ये विक्षेपण का कारण बनता है। यानी कि जब प्रकाश किसी पदार्थ से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्ध्य विभिन्न कोणों पर अपवर्तित होती है तो विक्षेपण होता है, जिससे प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न है, और ये देखिए इसमें से कुछ कुछ प्रकाश वाला से ना और भी पूछता है, जैसे कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, और बैगनी का सबसे कम होता है, और सफ़ेद प्रकाश विभिन्न तरंगदैर्ध्यों से बना होता है। याद रखना है, लाल का सबसे ज़्यादा और बैगनी का सबसे कम। ये क्वेश्चन कई बार भी एग्जाम में पूछ लिया है। अगला प्रश्न है 34 नंबर की एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है तो तरंग की ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी? बताइए, है ना। एक प्रकाश तरंग जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो तरंग की ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी? यह घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य रहता है, वही रहता है? तो दोस्तों ये घट जाता है, याद रखना है। ये क्या होगा? ये घट जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। यानी कि जब एक प्रकाश तरंग वायु माध्यम से कांच में प्रवेश करती है तो तरंग की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश तरंग का एक भाग वायु में परावर्तित हो जाता है, इसीलिए घट जाता है। ठीक है, याद रखना है। यानी कि जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जाती है तो तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है ना। याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 35 नंबर। 35 कह रहा है कि जब कोई वस्तु डूबती है ना, कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु के द्रव्य का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल जो लगता है वो कितना लगता है, ये पूछ रहा है ना। जब वस्तु जो मान लीजिए पानी में डूबती है तो वस्तु पर द्रव्य का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कितना लगता है? वस्तु के वजन से ज़्यादा लगता है, शून्य लगता है, कम लगता है, वस्तु के वजन के बराबर लगता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव्य का ऊपर की उत्प्लावन बल वस्तु के वजन से कम होता है, वस्तु के वजन से कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36 नंबर की कैल्शियम पानी की किस विशेषता में योगदान देता है? बताइए दोस्तों, कैल्शियम पानी की किस विशेषता में योगदान देता है? कठोरता में, निलंबित ठोस में, पीएच मान में या गंध में? तो कैल्शियम जो होता है ना, ये किस में देता है? तो कैल्शियम देता है दोस्तों कठोरता में, है ना। कैल्शियम पानी की किस विशेषता में? तो कैल्शियम ज़्यादा होगा तो पानी क्या रहेगा? कठोर होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। यानी कि कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 नंबर की निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में शामिल नहीं किया जाता है? तो पर्यावरण के मूल संघटक में आप किसको शामिल नहीं करिएगा? बताइए। 37 का क्या होगा? 37 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर स्थानिक। तो स्थानिक जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक जो है ये पर्यावरण के मूल संघटक में नहीं शामिल किया जाता है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38 नंबर। 38 है कि एथेनॉल किसके दौरान निर्मित होता है? जो बताइएगा, एथेनॉल किसके दौरान निर्मित होता है? एथेनॉल किसके दौरान निर्मित होता है? तो एथेनॉल जो है ना खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया के दौरान निर्मित होता है। याद रखना है, एथेनॉल जो है खमीरों में, आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39 नंबर की क्षार का रंग कैसा होता है? दोस्तों बताइए, जो क्षार होता है उसका रंग कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, है ना, इसका रंग कैसा होता है ये बताइएगा।
क्षार का रंग कैसा होता है? तो क्षार का रंग जल्दी से ऑप्शन पढ़ना है, बताना है। देखिए, तो क्षार का जो रंग होता है वो होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको यहां से ध्यान रखना है, फिनोल्फथालीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिनोल्फथालीन के साथ क्या रहेगा? गुलाबी रहेगा, और मिथाइल के साथ ऑरेंज के साथ पीला रहेगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है? बताइए, गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्या नहीं देता है, ये पूछ रहा है। 40 का क्या होगा? देखिए, सोडियम गर्म करने पर, है ना, गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं देता है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी तीनों नहीं देता है ना। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट केक बनाने में किया जाता है। आटा जो गूंथा जाता है ना, तो आटा गूंथते हुए किण्वन करने के लिए किया जाता है, और बालों को धोने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाइकार्बोनेट है तो उसको खाने में यूज करेंगे, और कार्बोनेट है तो उसको धोने में यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, 41 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होता है? सरल प्रसार द्वारा अवशोषित कौन सा नहीं होगा दोस्तों? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। क्या होगा 41 का? 41 का हो जाएगा सोडियम आयन, है ना। 41 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। सोडियम आयन जो है ये सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर की, आहार नाल की सबसे आम बीमारी क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार नाल की सबसे आम बीमारी क्या है? तो आहार नाल की सबसे जो आम बीमारी थी वो है आपका दोस्तों सूजन, है ना। आहार नाल की सूजन बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर, सूजन। और सूजन कैसे होता है? बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण के कारण होने वाली ये आम बीमारी है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43 नंबर की, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताइए, प्रोटीन संश्लेषण में, है ना, कुछ कुछ जो कोशिकांग दिया गया है, किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर हो जाएगा अंतः प्रद्रव्य जलिका और राइबोसोम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अंतः प्रद्रव्य जलिका और राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर। साइंस का कुछ ज़्यादा ही सवाल दे दिया गया है ना। अगला प्रश्न है कि आंख की मध्य परत को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइएगा, आंख की मध्य परत को क्या कहते हैं? रेटिना, कोराइड, कॉर्निया या पुतली? 44 का क्या होगा? आंख की जो मध्य परत होता है इसको कोराइड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कोराइड कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, है ना, कोराइड कहा जाता है। नेत्र गोलक जो होता है ना, ये 3 परतों से घिरा होता है, और सबसे बाहरी जो होता है वो श्वेत पटल जिसको कहते हैं। मध्य में जो होता है जिसको कोराइड कहते हैं, है ना, ये मध्य वाला आपको पूछा गया है। और सबसे जो भीतरी होता है उसको रेटिना कहा जाता है। ये तीनों परत को याद रखना है, तीनों आपको पूछता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है? जी हाँ, तो स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों, है ना, उस हार्मोन का क्या नाम है बताइएगा। तो उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन, है ना। प्रोलैक्टिन आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रोलैक्टिन जो है ये स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है ना। तो ये हार्मोन आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा या सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। हाँ, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बहुत सारा उत्तरदायी है ना। कोई एक गैस तो है नहीं, जैसे जलवाष्प भी है, CO2 भी है, CFC भी है ना। आपका CO2 CFC5 हो जाएगा, ये भी ठीक है। आपका CH4 भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा है ना। जो हमारा ग्रीन हाउस है, तो ग्रीन हाउस को ये सभी चीज़ प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है ना। और नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में 78%, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन 21% है ना। ये सभी आपको परसेंटेज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर की प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन का क्या नाम है? बताइए, प्लास्टिक जो कचरा है उससे जो प्राप्त ईंधन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों सफ़ेद ईंधन, काला ईंधन, हरा ईंधन, ब्लू ईंधन। उसको कहते हैं हरा ईंधन। क्या कहते हैं उसको? हरा ईंधन कहा जाता है दोस्तों प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन को, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 48 नंबर। 48 कह रहा है कि उस आरेख को क्या कहा जाता है जो दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखलाएं किस प्रकार एक दूसरे से अधिक जटिल आहार संबंध में जुड़ती है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। उस आरेख को क्या कहा जाता है जो दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखलाएं किस प्रकार एक दूसरे से अधिक जटिल आहार संबंध में जुड़ती है। तो उसको कहा जाता है फूड वेव, है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? फूड वेव कहा जाता है ना। उसको फूड वेव कहा जाता है। और खाद्य श्रृंखला से क्या होता है? पर्यावरण हमारा संतुलित रहता है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49 नंबर। 49 कह रहा है कि निम्नलिखित कौन उत्पाद को शाकाहारी और मांसाहारियों की संख्या को उनके क्रमिक पोषी स्तर पर दर्शाता है। तो क्रमिक पोषी स्तर पे कौन दर्शा रहा है? खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, बायोमास का पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड। 49 का हो जाएगा तो कौन कह रहा है दोस्तों उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी की संख्या उनके क्रमिक पोषी स्तर दर्शाता है। तो क्रमिक पोषी स्तर यहाँ पर विकल्प में कोई नहीं है, विकल्प में यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये उत्पादक जो है शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये जो है ना ये क्रमिक नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा ई नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। कह रहा है कि जीव मंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? बताइए किस चक्र के माध्यम से होता है दोस्तों? जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र में होता है? और लास्ट में आप लोग अपना मतलब स्कोर भी जरूर से जरूर बता दीजिएगा। 50 का आंसर हो जाएगा आपका जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 51 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर साइंस से समाप्त हो गया है, साइंस से थोड़ा सा लोग उब गए थे, है ना। अब आ गया है आर्ट्स में। ठीक है, तो बताइए दोस्तों आजाद हिंद फौज की कमान संभाली किसने संभाली थी और इसने दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा की थी। 51 का क्या होगा? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, शाहबाज खां या निरंजन निहाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आजाद हिंद फौज की कमान संभाली जिसे दिल्ली चलो प्रसिद्ध घोषणा की।
देखिए सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के बुलावे पर यूरोप से आकर आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे। इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन में नहीं है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला और दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों इन्होंने ही, सुभाष चंद्र बोस ने ही। कब इन्होंने कमान संभाला था? ये 4 जुलाई 1943। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन में नहीं था इसलिए आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस और भी कुछ कुछ नारा दिए हैं, जैसे दिल्ली चलो, जय हिंद जय भारत, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सारे नारा को आपको याद रखना है, 3-4 नारा उनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और महात्मा गांधी जो हैं इनको राष्ट्र पिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, है ना, ये भी आपको याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, है ना, तो नेताजी की उपाधि दिया था आपको हिटलर के द्वारा, तो हिटलर के द्वारा दिया गया था नेताजी को, मतलब नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, छपेगा एग्जाम में 100%। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, ये इसको कहा था भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। किसने कहा था ये पूछ रहा है, वीडी सावरकर महोदय कहे थे। किसने कहे थे? वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, वीडी सावरकर। देखिए बहुत सारे जो थे ये कुछ कुछ अपना बोले थे 1857 की क्रांति के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। और वीडी सावरकर ने इसको 1909 ईस्वी में, है ना, 1909 ईस्वी में दोस्तों एक पुस्तक लिखे थे, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, तो उसी में इन्होंने जिक्र किया था, तो 1909 में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 53 नंबर की, भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? तो भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्था में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको शुरुआत किया था? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी या जोतदारी? क्या होगा 53 का दोस्तों? तो भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी एक से अधिक यहां पर किया था। उन्होंने दोस्तों रैयतवाड़ी भी किया था, महालवाड़ी भी किया था और अस्थाई बंदोबस्त भी किया था। यानी कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त ये तीनों किया था, इसीलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ये सब किसके द्वारा लागू किया गया था? अंग्रेज के द्वारा ही तो किया गया था, है ना। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरू किया गया था भारत में, वो 1792 ईस्वी में किया गया था रैयतवाड़ी, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था आपको 1793 में, है ना, 1793 में शुरू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 54 नंबर। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो किसने कहा था ये? ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी कहे थे भाई साहब कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। ठीक है, बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विजय अभियान प्रारंभ हुआ था और बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, है ना। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, याद है ना। अगला प्रश्न है 55 नंबर की, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? तो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दोस्तों हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन किसने किया था? क्या होगा? तो इसमें एक से अधिक लोग शामिल थे,
है ना, इसमें एक से अधिक लोग इसमें शामिल थे। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक जो थे वो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक भूमिका निभाए थे, है ना, उसमें बहुत सारे लोग थे आपका। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण भी हैं, राम मनोहर लोहिया भी हैं, अरुणारा सफली भी हैं, श्री कृष्ण सिंह, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, है ना। ब्रिटिश सरकार को कोई एक व्यक्ति उखाड़ के थोड़ी फेंका है ना, उसमें बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, है ना, कितना का नाम गिनते रहिएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर। 56 नंबर है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है, बताइए। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है और इसके संपादक कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है ना, प्रकाशन से संबंधित पूछ रहा है। तो इसको प्रकाशन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, देखिए इसमें जो पत्रिका ये प्रकाशित हुआ था, सहजानंद सरस्वती भी थे और राहुल शंकरित्यायन भी थे, है ना, राहुल शंकरित्यायन और यमुना कारजी थे, यमुना कारजी। यानी कि देखिए इसमें दोस्तों प्रकाशन जो संबंधित थे वो राहुल सहजानंद सरस्वती भी हो जाएंगे, राहुल शंकरित्यायन हो जाएंगे, यमुना कारजी हो जाएंगे, यानी कि एक से अधिक लोग इसमें शामिल थे, है ना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कुछ चीज़ तो आपको याद ही रखना पड़ेगा और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ना। अगला प्रश्न चलते हैं 57 नंबर। 57 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया कौन सा सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया किसका है, जल्दी से बताइएगा। महात्मा गांधी, है ना, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और हैं इसमें दोस्तों द लीडर पंडित जी मोतीलाल नेहरू। एक से अधिक, एक कोई नहीं, क्या होगा। देखिए एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी की नहीं है, ये किनकी है, तो डी बसु की है, नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा। और अगला जो है द लीडर, कहाँ गया भाई, महात्मा गांधी की भी बहुत सारी पुस्तक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का है ना। इंडियन स्पेक्टर किसका है भाई साहब, देखना पड़ेगा हमको। हिंद स्वराज, गोखले माई, पॉलिटिकल गुरु, सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का। रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहां भी जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कुछ, क्योंकि इंडियन स्पेक्टेटर नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है, इसको इंडियन स्पेक्टेटर जो है इसके साप्ताहिक पत्रिका के लेखक कौन है, तो बेहराम जी मालाबारी है। ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है आपका, है ना। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे। जी हाँ दोस्तों, सती के जलाने के पक्षधर थे। और किसने जागरूकता हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया, कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा कि वो व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। जी हाँ, तो राजा राम मोहन राय ही जिनके द्वारा जो सती प्रथा था उसको समाप्त किया गया था, ये आपको याद रखना है। और ये किया गया था 1829 में। कब किया गया था, अरे भाई साहब आजा पेन, 1829 में, है ना। तो 1829 में ये प्रयास किया गया था सती प्रथा को समाप्त करने का।
है ना, याद रखिएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। देखिए राजा राम मोहन राय को और भी जाना जाता है, जैसे आधुनिक भारत के जनक भी इनको कहा जाता है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक किसको कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है 59 नंबर कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, बताइए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में आया है और इसमें हमेशा लोग गलती करते हैं, क्योंकि हिंदू वृद्धि दर जो है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है दोस्तों। जी हाँ, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ये आपको याद रखना है ना। और इसका प्रयोग सबसे पहले 1978 में किया गया था दोस्तों, ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा, है ना। और राष्ट्रीय आय से ये संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, आपका भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। जी हाँ, जापान जो है ये भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है जापान का, जापान का कुल क्षेत्रफल है 3,77,783 वर्ग किलोमीटर। और जो जापान है दोस्तों ये 4 बड़े और छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। 4 बड़े जो द्वीप है ना जापान के, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये 4 द्वीप को आपको याद रखना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर, सत्यशोधक समाज। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये तो आपको याद ही होगा, ज्योतिबा फूले। कहाँ गए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, है ना, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज, है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी कब, तो 1873 में हुई थी। कब हुई थी, 1873 में हुई थी दोस्तों सत्यशोधक समाज, याद रखना है। और स्थापना कहाँ किया गया था, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना पुणे में किया गया था। ठीक है, पुणे में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 62 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है। तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल की रचना कौन सी है, बताइएगा। अंतर्भेदी है दोस्तों, तो ये अंदर में जमता है ना। जो ज्वालामुखी क्रिया होती है तो अंदर में जो शैल जम जाता है उसको अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं, है ना। तो अंतर्भेदी एक होता है, एक बहिर्भेदी होता है, याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि लाइकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक और सिस्ट, इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक। देखिए जब ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी जब फटता है तो क्या होता है ना, ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है। पृथ्वी से ज्वालामुखी जब फटती है दोस्तों, तो कुछ भाग जो है ना ये पृथ्वी पर आकर के जम जाता है धीरे 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 धीरे, और कुछ भाग है कि ये जो रास्ता है रास्ता में ही जम गया, अंदर ही जम जाता है। तो जो अंदर जम जाता है उसको अंतर्भेदी कहते हैं, जो बाहर आकर के जमता है उसको बहिर्भेदी कहते हैं, और इससे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक चीज यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका अंतर्भेदी शैल की रचना है। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बताइए, मैंग्रोव के बारे में मैंने कितना बार बताया हूँ, है ना। मैंग्रोव वन कहाँ, पहाड़ी क्षेत्र में, ज्वार नदमुख में, लेटराइट मिट्टी में, काली मिट्टी में। तो मैंग्रोव वहीं पर मिलेगा जहाँ पर दोस्तों आपको ज्वार आएगा, जहाँ पर ज्वार आएगा, है ना, यानी कि समुद्र और नदी जहाँ पर मिलेगा वहीं पर, यानी कि वहाँ पर पानी कैसा होना चाहिए, खारा होना चाहिए, यानी ज्वार नदमुख में ही क्या होगा, आपका ये मैंग्रोव वन का निर्माण होगा। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, तो ये सुंदरवन का डेल्टा जो है, आप नाम जानते होंगे, है ना। सुंदरवन का जो डेल्टा है ये बंगाल की खाड़ी में, यहीं पर तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 64 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है, पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल से बना हुआ है,
तो बिल्कुल सही बात है भैया, है ना। पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है ना, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, सबसे ऊपर वाला, फिर क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं और लास्ट वाले को कोर कहते हैं। तो जो कोर है सबसे लास्ट वाला, अंतिम वाला, जो आपका लोहा और निकल से बना हुआ, ये आपका बिल्कुल सही है ना। पृथ्वी की 3 परतों में आपको बांटा गया है, ये भी हम लोग को बता दिए हैं। पृथ्वी की आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर आपका ई हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, मेंटल की मोटाई पूछता है दोस्तों, है ना। मेंटल की मोटाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर आपको सबसे अधिक मोटाई जो आपका मेंटल की मानी जाती है। ठीक है, क्रस्ट क्या है, तो क्रस्ट जो है ना पृथ्वी की बाहरी परत है ना, ये वाले सबसे ऊपर वाला जो परत है इसको क्रस्ट कहते हैं, और उसके बाद वाला जो है इसको मेंटल कहते हैं, सबसे अंदर वाला को कोर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 65 नंबर। 65 है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो छोटा नागपुर आपको कहाँ पे मिलेगा? देखिए, छोटा नागपुर का पठार नाम सुने होंगे ना, तो छोटा नागपुर का पठार आपको मेन रूप से झारखंड में है। ऐसे थोड़ा बहुत इसका भाग आपका छत्तीसगढ़ में भी है, थोड़ा बहुत इसका उड़ीसा में भी है, थोड़ा बहुत इसका बंगाल में भी है, लेकिन सबसे अधिक भाग इसका झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार। तो क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के पठार में मुंडा और संथाल जनजाति पाए जाते हैं झारखंड में, है ना। तो वो किस पेड़ की पूजा करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। 65 का हो जाएगा, वो कदम्ब की पूजा करते हैं, है ना। ये लगता है बीपीएससी में भी पूछा था, ये कदम्ब की पूजा करते हैं दोस्तों आपका। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर की भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इनकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है। सही युग्म आपको बताना है ना। तो लुनेज क्षेत्र जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है, ये ठीक है ना। ये बड़ोदरा में है। लुनेज कहाँ है, बड़ोदरा में है। केजी बेसिन, केजी बेसिन जो है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है, यानी बंगाल की खाड़ी में, ये भी आपका सही होगा। आंध्र प्रदेश के पास है कृष्णा गोदावरी जो नदी है ना, जैसे कि ये देखो, ये गोदावरी नदी आई, ये कृष्णा नदी आई, तो यहाँ पर जो इसका डेल्टा का निर्माण हुआ, तो यहीं पर दोस्तों ये बेसिन है आपका, है ना। यहीं पर भी पेट्रोल उत्पादन का आपको मिला है। उसके बाद है सुरमा घाटी। सुरमा घाटी दोस्तों ये पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ये असम में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई आपको सबको पता है कि ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से मुंबई से यहाँ पर अरब सागर में है आपका। ठीक है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ लीजिए, 1 से अधिक, है ना, 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है। तो पृथ्वी की सतह से शुरू होता है क्षोभ मंडल, है ना। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर ताप मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। कितना बार मैं आप लोग को रटवा चुका हूँ। सबसे पृथ्वी हमारी है ना, हमारी पृथ्वी है, तो सबसे नीचे कौन सी परत है, क्षोभ मंडल। फिर है आपका क्षोभ मंडल कहाँ कहाँ है भैया, क्षोभ मंडल देख लीजिए सब में है। क्षोभ मंडल के बाद आएगा समताप मंडल, ये मध्य दे दिया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ताप मंडल को ही दोस्तों आयन मंडल भी कहा जाता है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयन मंडल कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो क्षोभ मंडल है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत हो जाएगा 13 किलोमीटर, और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम 18 किलोमीटर है, और इसकी मिनिमम कितनी है, तो मिनिमम 8 किलोमीटर है। तो ये चीज तीनों चीज याद रखिएगा, क्षोभ मंडल का औसत है 13, मैक्सिमम 18 और मिनिमम 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 68 नंबर। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों के समझौता हुआ था। जी हाँ, पंचशील समझौता आपको पता है, पंचशील समझौता हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखना है, भारत और चीन के बीच हुआ था, है ना। भारत और चीन के बीच हुआ था, 1954 में हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था पंचशील समझौता। ये चीज़ आपको याद रखना है। और किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत चीन के बीच हुआ था। चीन के पहले उस समय प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे,
और भारत के तरफ से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 69 नंबर की भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो एकदम लॉलीपॉप है ना। कितना समय लगा भारत संविधान बनने में? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये सब तो बच्चा लोग को भी याद होगा, है ना। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा भारतीय संविधान को बनने में, है ना। चलिए भाई, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी थे। फिर बाद में 11 दिसंबर को जो बैठक होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। हाँ, और हमारा संविधान बनके तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनके लागू हुआ, मतलब लागू हो गया, है ना। और बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 70 नंबर कि यदि संसद, हाँ ना, प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? जी हाँ, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। और जब पुनर्विचार करने के बाद फिर से राष्ट्रपति जी के पास जाएगा तो उस पर क्या करेंगे? सिग्नेचर मारेंगे और वो कानून बन जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आपका, है ना। पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, ठीक है, साधारण विधेयक को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71 नंबर की मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा था? किसने कहा था? यहाँ सा होगा, तो इसको किसने कहा था ये बताइएगा। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन बहुत सारी बेड़ियों से जकड़ जाता है। दोस्तों आप भी जकड़े होंगे, हम भी जकड़े हैं, है ना। तो ये कहा गया है आपको रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा कहा गया है। ठीक है, रूसो की पुस्तक है दोस्तों एक, जो पूछा जाता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। याद रखिएगा द सोशल, ठीक है, द सोशल लिख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? द रूसो के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72 नंबर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? देखिए, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, मैंने बताया था आप लोग को 42वें संविधान संशोधन के बारे में। 42वें संविधान संशोधन होता है कब? तो 1976 में, है ना। 42वें संविधान संशोधन हुआ था और इसी में प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, याद रखिएगा। और अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार, और यही 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसको लघु संविधान कहा जाता है, ना। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारा संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, इसीलिए इसको एक छोटा संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो 73 का हो जाएगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। देखिए, जो बजट है दोस्तों, है ना, बजट शब्द जो है ना वो बुजेट से बना हुआ है। बजट शब्द जो है वो बुजेट फ्रांसीसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो बजट का अर्थ होता है चमड़ा का थैला, जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से गलत बयान बताना है ना। गलत बयान कौन सा है? अब चारों ऑप्शन पढ़िएगा तब ना पता चलेगा कि गलत बयान कौन सा है। बताइए गलत बयान कौन सा है? लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है।
अगला है आपका कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। तो भैया ये गलत है, विखंडित करने में सहायक नहीं होता है। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन आपको गलत लिखा गया है। ऐसा थोड़ी है कि लोकतंत्र देश को विखंडित करता है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, आजकल तो अधिकतर देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, और ये आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो अंत भला तो सब भला, है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए और काफ़ी आसान सवाल है। मैंने कई बार आप लोग को बताया हूँ, विधानसभा, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, अधिकतम सीटें कितनी होती है, जल्दी से बताना है। देखिए विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती है। कितनी होती है? 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई साहब। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है ना, याद रखिएगा, बिहार विधानसभा 243। लोकसभा की अधिकतम कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम अगर कहे तो 552 है ना, और लोकसभा का अधिकतम 552 है। और अभी चुनाव कितना पर होता है? तो 545 पर चुनाव होता है ना, जिसमें 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत, है ना, याद रखना है। और विधानसभा में ये तो अधिकतम था भाई 500, अगर कहे भैया न्यूनतम कितना है, तो न्यूनतम होता है 60। न्यूनतम कितने होने चाहिए सीट? तो न्यूनतम 60 सीट होने चाहिए। ठीक ना, ये चीज आपको याद रखिएगा भाई। अगला प्रश्न, अब प्रश्न कहाँ, ये तो समाप्त हो गया, ये लास्ट प्रश्न था, इसका आंसर दिया गया है। मैथ भी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ हम आप लोग को ग्रुप में भेज देंगे, उसको आप लोग 1-2 बार जरूर टेस्ट दीजिएगा और वीडियो से आप उसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। जो लोग इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो वो लोग ले सकते हैं। तो 399 इसमें चार्ज है आपका, है ना, 399। तो इस नंबर पे आपको पे करके देना होगा। जो पुराने टीचर हैं, जो पहले से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर वो फिर से जुड़ना चाहते हैं तो उनको 201 लगेगा, और जो अभी तक कभी नहीं जुड़े हैं, किसी ग्रुप में भी नहीं, तो उनको 399 लगेगा। ये नंबर आपको है 7857824310। यही नंबर आपका व्हाट्सएप है, जहाँ आपको सभी चीज़ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, और कल भी आपकी जो क्लास होगी वो सामान्य अध्ययन की होगी, है ना, और फिर परसों जो क्लास होगी वो आपकी डीएलएड की होगी। तो डेली क्लास चलती है ना, डेली आपको 9 बजे से ज्वाइन करना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जाते जाते, और लाइक करते जाइएगा सभी लोग, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। इतना भी नहीं करते हैं तो फिर तो पृथ्वी पे जीना बेकार है आप लोग का, है ना, जीना बेकार है ना। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।